नमस्कार साथियों, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पहले अध्याय से पहले भी हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पुस्तक का नाम क्या है। तो हम लोगों के पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। क्लास 9 के जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। और क्लास 10 की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। अर्थात इन 2 वर्षों में 9 और 10 में एक ही चीज़ को पढ़ना है पूरे 2 साल, वो है लोकतांत्रिक राजनीति। इंग्लिश में इसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कहेंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट को 2 भाग में 2 सालों में पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब कि एक बहुत ही बड़ा विषय है लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वैसे तो हम लोग सुबह सुबह स्कूल के असेंबली में भारत की प्रस्तावना में रोज़ पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे जो भी है, तो रोज़ हम लोग पढ़ते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मगर ये लोकतंत्र क्या है, ये गणराज्य क्या है, ये पंथ निरपेक्ष क्या है। हम लोग अपनी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अखंडता, एकता सब की बात करते हैं। ये जितनी भी बात करते हैं हम लोग अपनी प्रस्तावना में सुबह के असेंबली में, सब लोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ा हुआ है। बिना लोकतांत्रिक राजनीति के समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि लोकतंत्र क्या है। लेकिन अब हम लोगों को सिस्टमैटिक ढंग से एक नियमबद्ध तरीके से लोकतंत्र को समझना है। तो हमारा जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है उसकी क्या स्थिति है, वो किस गति से विस्तार कर रहा है, कैसे विकास कर रहा है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई है, ये सारी बात हम लोग को 2 वर्षों में पढ़ना है। उसका हम लोग परिभाषा भी निकालेंगे, उनकी विशेषता को देखेंगे। लोकतंत्र में भी फिर कई तरह के वैरायटी हैं। शासन प्रणाली में अध्याचात्मक, संसाधात्मक, सभी देशों में अलग अलग अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, बहुत सारे आंदोलन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है 2 वर्षों में। और हम लोगों को न केवल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है बल्कि अपना बिहेवियर भी डेमोक्रेटिक बनाना है। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो कहानी से शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो कहानी है वो चीले की कहानी है। चीले जानते हैं, हमारे विश्व के नक्शा में आप पूरा पश्चिम तरफ चल जाइए और पश्चिम दिशा में अब दक्षिण अमेरिका के सबसे लास्ट छोर पे जाइए तो वहाँ आपको चीले मिलेगा। इसे धरती का अंतिम छोर भी कहा जाता है। और सबको जानते हैं कि चीले जो है वो तांबे के लिए बहुत ही फेमस है। तो चीले में की एक घटना है 11 सितंबर 1973 की। 11 सितंबर 1973 को वहाँ के चुने गए राष्ट्रपति, जैसा कि जानते हैं कि लोकतंत्र चुनाव के द्वारा संपन्न होता है, चुनाव के द्वारा ही चलता है। लोकतंत्र का जो बेसिक फंडा है, जो शुरुआत है, वो चुने गए प्रतिनिधियों से शुरू होता है। तो वहाँ चुने गए राष्ट्रपति थे सल्वाडोर आयेंदे। सारे क्रिश्चियन नाम मिलेंगे, थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन बार बार सुनने से या वीडियो को रिवाइंड करके सुनने से आपको याद हो जाएगा। तो 11 सितंबर 1973 को वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति, जनता के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे का तख्ता पलट कर दिया गया। सल्वाडोर आयेंदे को मार दिया गया। तो मरने से पहले जब उनको आशंका हो गई कि मुझे मारे जाना है, मैं अब नहीं बचूंगा, तो उन्होंने एक बहुत ही मर्मात्मक स्पीच दिया और उस स्पीच में लोकतंत्र के महत्व को बताया, लोकतंत्र के प्रति उम्मीद को बताया। उन्होंने ये बताया कि भले ही हमारी अभी हत्या हो जा रही है, हम ना रहें, लेकिन आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़िंदा रखिएगा। उन्होंने चिली के लोगों से अपील की कि अपने हृदय में लोकतंत्र के मिसाल को, लोकतंत्र की अग्नि को ज़िंदा रखिएगा और एक दिन लोकतंत्र फिर से आएगा। तो 1970 ईस्वी में सल्वाडोर आयेंदे जनता के द्वारा चुने गए थे। उनका तख्ता पलट का, उनको सत्ता से हटाए जाने का कारण क्या था? तो पहला कारण यही था कि भाई
उनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ही प्रो पुअर थी, मतलब गरीबों के पक्ष में थी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, गरीबों को मुफ्त में, गरीब के बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना शुरू किया, भूमिहीनों को भूमि दिया, और सबसे बड़ी बात जो उनके तख्तापलट का कारण था, उन्होंने विदेशी कंपनियों को देश से तांबा ले जाने के लिए मना किया। इससे वहाँ के अमीर वर्ग, जमींदार वर्ग नाराज़ हो गए, और यहाँ तक कि अमेरिका, यूएसए को भी इसमें कुछ क्षति हुई, इसलिए विद्रोहियों का साथ यूएसए ने दिया। सोचिए कितना हास्यास्पद बात है। यूएसए जो अपने को कहा चलता है, ढिंढोरा पीटता है, ड्रम बीटिंग करता है कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, हम लोकतंत्र का प्रमुख संरक्षक हैं, उन्होंने चुने हुए राष्ट्रपति के तख्तापलट में साथ दिया। तो 11 सितंबर 1973 को अचानक से एक नौसेना के एक ग्रुप ने चिली के एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, फिर वहाँ के रक्षा मंत्री को अपना कब्जा कर लिया, और वहाँ के सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को ये आदेश दिया कि आप या तो पद छोड़ दीजिए और देश से बाहर चले जाइए। लेकिन सल्वाडोर आयेंदे ने दोनों में कोई भी काम करने से मना किया। उन्होंने ना तो देश छोड़ा और ना ही अपने पद से इस्तीफा दिया। फिर उनके आवास को घेर करके बमबारी की गई, और उस बमबारी में वो मारे गए। मारे जाने से पहले उन्होंने रेडियो पर एक भाषण दिया, जो कि आपके पुस्तक का उसी भाषण से शुरू होता है। उसका एक अंश दिया है कि चिली के वासियों, आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को जगाए रखिएगा, एक दिन फिर कभी न कभी लोकतांत्रिक मूल्यों का जीत होगा। तो इस विद्रोह का जो अगुवाई कर रहे थे वो थे पिनोसे। पिनोसे नामक एक सैनिक अधिकारी थे, आगस्टे पिनोसे, उन्होंने इसकी अगुवाई की। तो पिनोसे के नेतृत्व में वहाँ तख्तापलट हुआ। एक प्रश्न पूछता है कि तख्तापलट क्या है? तो तख्तापलट क्या है, अगर इसको हम लोग परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये होगा कि जब किसी चुनी हुई सरकार को जबरन या अवैधानिक रूप से, गैरकानूनी रूप से उन्हें हटा दिया जाता है तो उसे तख्तापलट कहते हैं। तो पिनोसे का जो तख्तापलट हुआ था वो सेना के द्वारा हुआ था। तो तख्तापलट आप लोगों को क्लियर है। किसका तख्तापलट किया गया था? सल्वाडोर आयेंदे का। इस तख्तापलट की अगुवाई कौन कर रहे थे? पिनोसे नामक सैनिक अधिकारी। और इसी साजिश में वहाँ के वायुसेना प्रमुख ने शामिल होने से मना कर दिया। वायुसेना प्रमुख का नाम था उनका नाम था अल्बर्टो बैसले, मैं भूल रहा हूँ, अल्बर्टो बैसले। तो बैसले ने वायुसेना के प्रमुख थे, और वो इस तख्तापलट में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जब मिशेल वहाँ के राष्ट्रपति बन गए तख्तापलट के बाद, तो उन्होंने लोकतंत्र के समर्थकों को जेल में डालना शुरू कर दिया। 3000 लोगों को मौत की सज़ा दी। कितने लोग गायब हो गए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये 15 से 17 साल तक चिली के गद्दी पर राष्ट्रपति बनकर ज़बरदस्ती बैठे रहे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद वहाँ जनमत संग्रह किया गया। अब बात है कि जनमत संग्रह क्या है? बहुत कन्फ्यूजन होता है जनमत संग्रह और वोटिंग में। वोटिंग में क्या होता है, चुनाव में क्या होता है कि 8-10 उम्मीदवार रहते हैं, और उसमें से किसी एक को चुनना होता है, जो कि हमारे लिए 4 साल या 5 साल के लिए देश के लिए नीति निर्माण करता है। लेकिन जनमत संग्रह जो होता है वो किसी एक मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है। तो इसमें राय लिया गया कि क्या आप पिनोसे के शासन से खुश हैं? तो देश की अधिकांश जनता ने ना कह दिया। तब पिनोसे को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और वहाँ चुनाव हुआ, और उस चुनाव में पिनोसे की हार हुई। और तब से लगातार कई बार चुनाव हो चुके हैं, और कई बार हर पार्टियों को बारी बारी से, कभी कोई पार्टी जीतता है, कभी कोई पार्टी हारती है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है। अर्थात वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी, सही में डेमोक्रेसी आ चुका है। 2006 में जो बैसले वायुसेना प्रमुख थे, जिन्होंने कि ये षड्यंत्र में, तख्तापलट के षड्यंत्र में भाग लेने से, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, उनकी बेटी मिशेल बैसले वहाँ की राष्ट्रपति चुनी गई। और उन्होंने इस चुनाव में वहाँ के एक बहुत ही धनपति, बहुत बड़े धनी व्यक्ति को हराया था। तो एक धनी व्यक्ति को एक आम आदमी हरा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी सही मायने में आ चुका है। तो बैसले अपना जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपना निछावर कर रही है, मिशेल बैसले।
तख्ता पलट के बाद अल्बर्टो बैसले की पत्नी और जो मिशेल बैसले राष्ट्रपति बनी उनकी बेटी, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन चिली में फिर जनमत संग्रह हुआ और वहाँ के लोगों ने 15 साल के सैनिक शासन के बाद भी अपने दिल में, अपने हृदय में लोकतंत्र के प्रति एक जो मिसाल थी, जो मसाल था, आग था, उसको जलाए रखा था और फिर से डेमोक्रेसी वहाँ बहाल हुई। अगला हम लोग कहानी पढ़ेंगे पोलैंड की और उसके बाद सही मायने में हमारा चैप्टर शुरू होगा। ये कहानी आपको क्यों बताया गया, इसका पता आपको आगे के चर्चाओं से पता चलेगा। हम लोगों ने ये बतलाने की इस कहानी में कोशिश की कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या नहीं है। तो लोकतंत्र क्या है? चुनी हुई सरकार के द्वारा शासन चलाना लोकतंत्र है, लेकिन जनता के द्वारा नहीं चुनी गई या जबरन सत्ता पे काबिज हुए लोग के द्वारा जो शासन होता है वो डेमोक्रेसी नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी अभी दुनिया का सबसे प्रचलित शासन रूप है, लोकतंत्र सबसे प्रचलित है। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, इसके कई नाम हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है कि जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है, जनता का विरोध करने का अधिकार होता है, जनता को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, लोकतंत्र विशेषताओं से भरा हुआ है, तभी तो पूरे विश्व के जनता के बीच में ये सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। तो हम लोग और भी पढ़ेंगे लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में, लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। आप बने रहिए मेरे साथ, और अगर ये क्लास आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुँचाएँ। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिखें, मैं उसका उत्तर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।